नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोस। बहुत ही चुनिंदा प्रश्न लिए हैं। पहला क्वेश्चन, आत्मसम्मान की भावना के लक्षण डॉट डॉट प्रकट करती है। दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर कहीं ना कहीं आत्मसम्मान का मतलब होता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है ना। हम ये भी कह सकते हैं कि बच्चा कब अपने आप को ये महसूस करता है कि उसको समाज में सम्मान मिलना चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि इसके लिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। रियलिटी यह है कि किशोरावस्था जो एज होती है, तो दोस्तों यहाँ पर 12 से स्टार्ट होती है और यहाँ पर 18 तक जाती है। सिंपल सी बात है कि 12 से 18 साल तक किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था के बारे में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किए हैं वो स्टैनले हॉल ने किए हैं। एडोलसेंस पुस्तक भी लिखी है। फिलहाल ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा, ठीक है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन पर। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण का काल कौन सा है? तो बहुत सिंपल प्रश्न है। आप ये कहते हो ना कि सर सबसे कठिन वाली अवस्था कौन सी है, तो आप एक तो बात कह सकते हो कि सर शैशवावस्था भी हो सकती है। अरे शैशवावस्था कैसे हो सकती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, फिर आती है किशोरावस्था। किशोरावस्था में जैसे जैसे बच्चा जाता है समायोजन नहीं कर पाता है और बच्चा काफ़ी परेशान रहता है, चाहे वो शारीरिक समस्या हो या फिर मानसिक समस्या हो। इसलिए राइट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर, यहां पर भी किशोरावस्था चला जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था ऑप्शन ए हम लॉक कर जाएंगे। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, और इसके लिए बेहतरीन क्वेट्स लिया है आपके लिए कि अगर आपके पीठ पीछे कोई आपकी बात करे तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिसमें मेरे भाई कोई बात होती है। तो याद रखिएगा, अगर आपकी बात हो रही है तो खुश हो जाइएगा। बुरी है या अच्छी है कोई मायने नहीं रखती है, मतलब आप कुछ हैं, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन, खिलौने की आयु कहा जाता है। तो खिलौने की आयु के लिए मैंने कई बार बच्चों से कहा है कि शैशवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो जब भी आपसे कहे कि खिलौने की आयु, तो हमेशा आपको पूर्व बाल्यावस्था ही ढूंढना है। मैंने जब आपको शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था पढ़ाया है, उसमें हमने आपको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करा है। यदि आप कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस देखना चाहते हो, लिंक नीचे मिल जाएगी। सबसे पहला काम सिलेक्शन के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे है कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सब्सक्राइब करें शिक्षक और शिक्षिका बनने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर ये रहा। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने प्रयोग कुत्ते पर किए? तो आप ये जानते हो कि कुत्ते पर प्रयोग करने वाला, बिल्ली पर प्रयोग करने वाला, है ना, बनमानुस पर प्रयोग करने वाला, कहीं ना कहीं हम ये जानते हैं कि अलग अलग मनोवैज्ञानिक थे। तो यहां पर अगर हम बात करें कुत्ते के लिए तो हम कहेंगे मिस्टर पावलोव, ठीक है। पावलोव ने क्या किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया। थॉर्नडाइक ने क्या किया? बिल्ली पर प्रयोग किया। कोहलबर्ग ने क्या किया? जल्दी से बताओ। नैतिक सिद्धांत दिया। इसके साथ ही साथ अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया है? जल्दी से बताओ फटाफट। अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया है? बताइए। कोहलर ने दिया है। कोहलबर्ग है नैतिक सिद्धांत, कोहलर है इनसाइट थ्योरी के। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके माइंड चेकिंग यानी माइंड चेकिंग क्वेश्चंस को हमने रखा है स्क्रीन पर। यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए, यानी अगर हम आपसे कहें कि भाई स्टेज पर थोड़ा सा बोलना है, ठीक है ना, और विषय बहुत जबरदस्त है, अब बोले कैसा विषय हो सकता है? सामाजिक विषय हो सकता है, या पृथ्वी पर पॉल्यूशन बढ़ रहा है इस पर आपको बोलना है, ठीक है ना, या भारतीय जो पॉलिटिक्स है ये थोड़ी सी बिगड़ रही है इस पर बोलना है, तो आप क्या करेंगे? इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे, फिर जाएंगे, स्पष्ट बना कर देंगे? बिल्कुल नहीं। आप तैयार हो जाएंगे। जो आपके शब्द हैं, जो आपके दिमाग में है, जो आपके विचार हैं, वो तुरंत स्टेज पर आप प्रकट करेंगे। ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? सी के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर लेता हूं दोस्तों 6। आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना कैसा है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कई बच्चे बहुत गलत करेंगे। देखिए दोस्तों, एक्चुअल में मनोविज्ञान हम पढ़ रहे हैं। मैंने क्या बोला है? एक्चुअल में हम क्या पढ़ रहे हैं? मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान में ये क्वेश्चन कह रहा है कि वैज्ञानिक युग है, यानी साइंस के आगे सब कुछ फेल माना जाता है। तो आप ये बताओ कि आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना, एक तो बच्चे आवश्यक लगाएंगे, एक अनावश्यक लगाएंगे। एनसीईआरटी, सीटेट और
अन्य टेट राज्य में जो हो रहे हैं वो ये कहते हैं कि वैज्ञानिक युग जब है तो आध्यात्मिकता को वैज्ञानिक नहीं मानती है, तो इसलिए हमारा जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, ठीक है ना। हम लोग मानते हैं ये हमारी समस्या है, ये हमारी मजबूरी है, या हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि अध्यात्म कुछ ना कुछ होता है, ये सभी जानते हैं। लेकिन हम जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, अनावश्यक है। क्लियर है, चलें आगे। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7, विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, या फिर ऑल एबव। तो दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि क्वेश्चन नंबर जो 7 का आंसर जाएगा वो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। देखिए सहायता मिलती है यानी हेल्प मिलेगी, पॉजिटिव है, ठीक है ना। विकास होता है, मैं कहूंगा कि सर पॉजिटिव है। अवसर मिलता है, सर कहेंगे पॉजिटिव है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, बहुत उम्दा प्रश्न किशोरावस्था से। किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? तो हम ये कहेंगे कि शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना। क्या ये हो सकता है? आप कहोगे सर आगे और देख लेते हैं। अपने साथियों से समायोजन। साथियों से समायोजन क्या है? वो तो मित्रता हो ही जाएगी। माता पिता से समायोजन नहीं, मैं तो जिंदगी भर उनके साथ हूं, यानी रहा हूं, उन्होंने ही मुझे कहीं ना कहीं सिखाया है कि क्या जो है हमारे पहलू हैं, क्या सामाजिक दृष्टिकोण है। पढ़ाई सामाजिक संबंधी समायोजन नहीं, शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना, यही दोस्तों एक समस्या है जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया है कि किशोरावस्था एक जटिल अवस्था है जिसमें बच्चा मानसिक और सामाजिक और शारीरिक रूप से स्थिर नहीं होता है। आंसर जाएगा फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर 9, परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? दिमाग लगाइएगा, आंसर क्या होगा। परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? तो दोस्तों याद रखिएगा, समझ एवं अनुप्रयोग आधारित। केवल लग गया, नेगेटिव है। स्मृति एवं समझ लगा सकते थे क्योंकि स्मृति का मतलब होता है मेमोरी। मेमोरी की बात करें जब हम चीजों को रटते हैं, रटते, स्मृति का मतलब आप समझ रहे ना। लेकिन अगर मैं कह दूं कि समझ एवं अनुप्रयोग, जब हम कोई चीज समझेंगे और उनको डेली लाइफ में उपयोग भी कर पाएंगे, तो ये अच्छा है या ऑप्शन नंबर ए अच्छा है? तो मैं कहूंगा सर ऑप्शन नंबर 3 अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 10, मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने आपसे हमेशा कहा है कि देखिए विकासात्मक सिद्धांत या फिर हम कहें संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है? पियाजे ने। नैतिक सिद्धांत कोहल वर्ग ने। ऐसे ही मनोविश्लेषण सिद्धांत मैंने अपनी वीडियोस में काफी चर्चा की है। तो आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 के साथ। सिगमंड फ्राइड क्या है? इनका पूरा नाम है सिगमंड फ्राइड, जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए यही क्वेश्चन अभी अभी क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने नाम लिया है। जरा दिमाग लगाओ, रिकॉल करो चीजों को कि विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो मैं आसानी से कह सकता हूं कि अभी मैंने ये कहा है कि विकासात्मक मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक। तो आंसर तो नहीं बदलेगा ना। आंसर तो सर ऑप्शन नंबर 3 जीन पियाजे। कितनी अवस्थाएं दी हैं? 4 अवस्थाएं दी हैं। जीन पियाजे को कौन कौन से सिद्धांत जाने जाते हैं? एक तो विकासात्मक सिद्धांत, एक अवस्था का सिद्धांत, एक संज्ञानात्मक सिद्धांत, है ना। ऑप्शन नंबर 3 के साथ। जीन पियाजे किस देश के निवासी हैं? ये हैं दोस्तों स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था? बाल विकास को पहले जाना जाता था गाइस किस नाम से? हम कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 2 बाल मनोविज्ञान के साथ। यानी 12 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? अब ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। यहां से बनेंगे 2 क्वेश्चन। एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि बालक में तार्किकता कब शुरू होती है, यानी बच्चे में तर्क कब शुरू होता है। तो आप याद रखना है कि बच्चे में जो तर्क होता है ना, वो 10 साल और 11 साल से स्टार्ट हो जाता है। अब यार ये बताओ, जब क्वेश्चन में तर्क शुरू होने की बात करें तो 10 या 11 मार देना। जब क्वेश्चन में ये पूछे कि तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है, तो अभाव का मतलब होता है कि कम एज में बच्चे में तर्क करने का विषय बिल्कुल होगा ही नहीं। तो आंसर जाएगा फर्स्ट के साथ, है ना। 10 से स्टार्ट होता है, फिर तो आगे 11, 12, 13, 14, ये तो बड़ा हो जाता है बच्चा। तो यहां 7 वर्ष आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14,
बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, माइंड को एकदम से हिला देने वाला क्वेश्चन और उम्दा प्रश्न है। ग्रामीण अंचलों यानी ग्रामीण जो परिवेश होता है आपका, जहाँ पर आपके स्कूल होते हैं, प्राइमरी होते हैं, जूनियर होते हैं, इसमें बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या है? देखिए, जो बच्चे होते हैं इस चहर दीवारी के अंदर, स्कूल चल रहा होता है, 100 बच्चे होते हैं, और क्या होता है कि किसी कारणवश एक ऐसा कारण आता है और यहीं पर 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद या लंच के दौरान बच्चे जो है स्कूल से भाग जाते हैं, या फिर थोड़े समय बाद, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। तो मतलब यह है कि स्कूल का नीरस वातावरण हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए, जरूरी नहीं है कि बाल श्रमिक जो है बनने की लालसा, कोई भी बच्चा ये नहीं चाहता है कि मैं श्रमिक बन जाऊं, मैं मजदूरी करूं। यहां पर अगर देखिए छात्रों का अध्यापक से डरना, यहां मैं ऑप्शन नंबर डी भी लगा सकता था, नहीं लगा सकता हूं, क्योंकि देखिए हमें यहां पर कंफर्म नहीं है, तो ऑप्शन बी तो हमारा हो ही नहीं सकता। जब ऑप्शन बी नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। देखिए, जरूरी नहीं है कि हर अध्यापक गलत हो, छात्रों का अध्यापक से डरना, हर स्कूल का अध्यापक गलत होगा क्या? नहीं होगा, है ना। हर स्कूल का बच्चा गलत होगा? नहीं होगा। हम ये कह सकते हैं स्कूल से भागने का कारण स्कूल का नीरस वातावरण इसलिए हो जाएगा, रीजन सुनो, क्योंकि अगर नीरस वातावरण ना होता, बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता तो बच्चे इंटरेस्ट ले लेते, और नीरस वातावरण के कारण ही बच्चों का मन नहीं लग रहा है, भाग जा रहे हैं। सिंपल सी बात है, समझ गए होगे, होशियार हो आप सभी। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड, केवल आप टीचर्स वैकेंसीज के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में जो मुख्य स्थान है वो है बालक का है। आप सभी जानते हो जो चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा, एक वर्ड यूज करा गया है चाइल्ड सेंटर्ड, यानी बच्चे को केंद्र में रखकर ही हमें शिक्षा देनी है। हमारे सामने बच्चा इंपॉर्टेंट है, अध्यापक इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे सर कह रहा है शैशवावस्था में शिशु होता है। शैशवावस्था एक एज होती है जिसको हम कहते हैं जन्म से 5 साल, और इसमें बच्चा क्या होता है? छोटा बच्चा होता है, शिशु होता है। 5 साल तक की अगर हम बात करें तो बच्चा कहीं ना कहीं आत्म केंद्रित होता है। आत्म केंद्रित का मतलब आप समझ रहे होंगे कि बच्चे के अपने जो सिस्टम्स हैं पूरी तरीके से वो अपनी बात को दूसरे से नहीं कहेगा, वो अपने अंदर ही सीमित रखेगा, क्योंकि वो नवजात है, वो 5 साल का बच्चा है ना। हम ये कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। जो भी उसके विषयगत अपने जो है क्या होंगे, अपने विषयगत उसके ढांचे होंगे, वो खुद में रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को, ये मैंने अभी बताया है, रिपीट हो गया है, माफी चाहेंगे, कोई बात नहीं है, चलेंगे आगे। यहां नीचे आंसर गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है? सीखने के अवसर मिलते हैं क्या? बिल्कुल मिलते हैं। हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तित्व का विकास होता है, कह सकते हैं आत्मविश्वास होता है। तो हम ये कहेंगे सर ये क्या पॉजिटिव है, इसमें क्या कोई निगेटिव है? बोले सर निगेटिव तो कोई नहीं है, सारे पॉजिटिव हैं। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 देखिए कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गलत करोगे आप सभी। सब तो गलत नहीं करेंगे लेकिन हाँ कुछ करेंगे। किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए। किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को अगर सिखाना है, सरलता से सिखाना है, ये वर्ड देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर्वप्रथम किसका गुण? अध्यापक का जो है सर्वप्रथम गुण कैसा होना चाहिए? आत्मविश्वास, विषय वस्तु का ज्ञान, प्रभावी अभिव्यक्ति, ये सभी। एक तरह से अगर देखा जाए ऑप्शन नंबर डी सबसे बेस्ट है, लग रहा है ना, लेकिन डी सबसे बेस्ट भी नहीं है। क्यों नहीं है? एनसीईआरटी हमारी ये कहती है कि अगर हमें सिखाना है, जब हम स्कूल में हम बोर्ड पर कोई चीज सिखा रहे होते हैं तो यहां पर बच्चे अगर बैठे हैं तो आप ये जानते हो कि मुझे अगर सर्वप्रथम गुण पूछे, मतलब चारों में से फर्स्ट अगर पूछे कि पहली प्रायोरिटी क्या होगी, तो वो होगी प्रभावी अभिव्यक्ति, क्योंकि हम चीजों को सरलता से सिखा रहे हैं और हमारे बोलने का तरीका ही अगर ठीक नहीं है, बच्चों को हम सिखा ही नहीं पा रहे हैं, हमारी प्रभावी अभिव्यक्ति ही नहीं है, तो हम सिखाएंगे कैसे? ऑप्शन जाएगा 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, प्रेरक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? तो प्रेरक संप्रदाय के प्रतिपादक एग्जाम की किताबों में काफी गलत दिया है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ, विलियम मैकडूगल के साथ चला जाएगा। विलियम मैकडूगल जाने जाते हैं संवेगात्मक सिद्धांत के जनक, यानी संवेगों को इन्होंने बताया है, इसलिए संवेगात्मक सिद्धांत के जनक किसे कहा जाता है? हमारे
विलियम मैकडूगल को। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21, बहुत अच्छे से देखना, 21 से 35 तक चलेंगे, जबरदस्त उठाएंगे क्वेश्चन को 5 मिनट में। कक्षा में भावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए। देखिए आप सभी शिक्षक शिक्षिका ये वीडियो देख रहे हैं यानी होने वाले, तो आप ये बताओ भावी अनुशासन के लिए क्या होना चाहिए। एक अध्यापक के नाते यानी कक्षा में भावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए क्या होना चाहिए। छात्रों को जो चाहे करने दें, छात्रों के साथ कठोर व्यवहार करें, छात्रों को कुछ समस्याएं हल करने को दें, या उनसे नरमी व दृढ़ता से व्यवहार करें। तो हम ये कह सकते हैं, देखिए जो चाहे करने दें निगेटिव है, कठोर व्यवहार तो बहुत निगेटिव है, छात्रों को कुछ समस्याएं हल करने को दो तो ये तो आपका निगेटिव सेंस आसानी से ऑलरेडी ही है। बोले सर क्यों नहीं हो सकता तीसरा? यार कुछ समस्याएं ही हल करने को दें, मतलब ये है कि बच्चे को आप उलझा रहे हो, लेकिन उनसे नरमी व दृढ़ता से व्यवहार करें, ये पॉजिटिव है। दृढ़ता का मतलब आप ये ना समझें कि कठोर व्यवहार, दृढ़ता का मतलब पॉजिटिव होता है। नरमी से व्यवहार करें, हमें कठोर व्यवहार नहीं चाहिए, हमें दृढ़ता चाहिए, बच्चे के ऊपर फोकस करना चाहिए। आंसर जाएगा डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 22 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी वेस्ट आंसर बताएंगे। श्रृंखला अधिगम संबंधित है, तो दोस्तों याद रखिएगा श्रृंखला अधिगम जो है दिया है वो काफी एग्जाम में गलत ट्रेंड हुआ था क्वेश्चन, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है, मिस्टर गहने हो जाएगा। नीचे आंसर गलत टाइप है। क्वेश्चन नंबर 22, 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का मुख्य आधार तय हुआ है। जरा जवाब दीजिएगा। हर बहन हर भाई चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर ले क्योंकि उन्हें एक सरकारी सीट चाहिए है सरकारी स्कूल में। हर बहन हर भाई अपना प्लेस जरूर लिखें क्योंकि हम उम्दा बेहतरीन वीडियोस यहां पर प्रोवाइड करते हैं एनसीईआरटी वेस्ट पर। 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का मुख्य आधार तय हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि व्यवहार पर हुआ है। अब ये मैंने क्यों मारा, आप सभी जानते हो कि जब 16वीं शताब्दी स्टार्ट हुआ था हमने कहा था कि उस समय आत्मा का मनोविज्ञान माना जाता था, लेकिन समय चेंज हुआ 21वीं शताब्दी में। वर्तमान में हम ये देखते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का मनोविज्ञान माना जाता है और हम बिहेवियरिज्म ही आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, वाटसन मनोविज्ञान की किस अवधारणा को मानने वाले थे? तो याद रखिएगा वाटसन जो थे वो मनोविज्ञान की व्यवहारवाद अवधारणा को मानने वाले थे। इन्होंने ही सबसे पहले व्यवहारवाद को जो है पूरी तरीके से प्रयोग किया है। देखिए शब्द प्रयोग अलग किया है। वाटसन व्यवहारवाद के जनक कहे जाते हैं, ठीक है ना। व्यवहारवाद शब्द किसने प्रयोग किया है जल्दी से बताओ? विलियम मैकडूगल ने किया है। व्यवहारवाद को दिशा किसने दी है? मिस्टर वाटसन ने दी है। क्लियर है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, किसी भी बच्चे को उचित वातावरण एवं व्यवहार देकर उसे इच्छित दिशा में मोड़ा जा सकता है, यह परिभाषा किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने दी है? जरा जवाब दीजिएगा, इस क्वेश्चन को लिख डालिएगा, कई बार एग्जाम में ट्रेंड हुआ है। किसी भी बच्चे को उचित वातावरण देकर, उसको व्यवहार देकर उसे एक बेहतर दिशा में मोड़ा जा सकता है, यानी यह क्वेश्चन का आंसर जाएगा वाटसन के साथ। याद रखना है वाटसन ने यह भी कहा था कि तुम मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे चोर वकील डाकू जो चाहूं वो बना दूंगा दोस्तों। इसीलिए यहां पर आप देख सकते हो कि बच्चे को अगर जैसा व्यवहार दोगे वैसी ही दिशा में उसे मोड़ा जा सकता है। आंसर जाएगा वाटसन के साथ। सब्सक्राइब करें राष्ट्रहित में। क्वेश्चन नंबर 25, किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है गाइस, बहुत उम्दा प्रश्न है, इसको तो आप कर ही लोगे। किशोरावस्था, देखिए किशोरावस्था पहली बात तो दे दिया, किशोरावस्था दे दिया तो झंझट ही खत्म है। किशोरावस्था आप जानते हो कि 12 से 18 साल होती है और आप इस एज को देखे हो। और किशोरावस्था में जब सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वो संगी साथियों का पड़ता है। संगी साथियों का मतलब आप समझ रहे हो ना? अरे यार आप देखो, दिमाग लगाओ, आप कहोगे सर मेरी किशोरावस्था जो एज है वो अब क्यों नहीं है? आप यार दिमाग लगाओ कि अब जो एज आपकी है ना, अब जो इस समय एज है आपकी, वो कहीं ना कहीं इससे दूर जा रही है। जिस समय आप 12 से 18 साल के बीच में थे उस समय इतना आपके पास समय था कि आप अपने दोस्तों के साथ हमेशा रहते थे। याद आया? आप अपने दोस्तों के साथ हमेशा रहते थे। यहाँ लड़कों की बात नहीं हो रही, बॉयज़ एंड गर्ल्स की दोनों की बात हो रही है, क्योंकि वो स्कूल का टाइम और आज का टाइम देखो। आज के टाइम में आपके पास इतना जो है काम है, बिजी हो गया है, हमारा जो लाइफ पूरा सिस्टम बिजी हो गया है, तो हम ये कहते हैं कि हम उससे तो मिल ही नहीं पा रहे, हमारे पास समय नहीं है, हम लोग खेल के मैदान में भी नहीं जा रहे। या जो लड़कियां रह रही हैं कि भाई पहले जो मिला करती थी या मिलते थे हम लोग, तो वो भी नहीं मिल पा रहे। मतलब क्या है? मतलब कहीं ना कहीं ये है कि चेंजमेंट हो चुका है, हम उस एज से बाहर आ चुके हैं।
संगी साथियों का उस समय प्रभाव ज्यादा पड़ता है, जो वो कहेंगे या हम कहेंगे वो मानेंगे, वो हम भी मानेंगे। आंसर जाएगा किसके साथ? फर्स्ट के साथ, ठीक है ना। चलिए आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पर। कोहलर द्वारा चिंपैंजियों पर किया गया प्रयोग किससे संबंधित था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल प्रश्न है। कोहलर द्वारा चिंपैंजियों पर जो प्रयोग किया गया था वो दोस्तों किया गया था, हम कह सकते हैं कि जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं या ए लगा रहे हैं तो पूरी तरीके से गलत हैं। हम उपरोक्त सभी भी नहीं लगा सकते, हमें सटीक आंसर लगाना है यार। हमें देखिएगा अंतर्दृष्टि जब सूझ दोनों आंसर हमें एक ही ऑप्शन में मिल रहे हैं तो हम ऑप्शन सी लगाएंगे या ऑप्शन डी लगाएंगे। ऑप्शन डी का मतलब ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये दोनों ऑप्शन हमें एक में मिल रहे हैं तो हम ऑप्शन सी लगाएंगे, न कि डी। बहुत सारे बच्चों ने गलत लगाया, बहुत गलत बात है। सभी का मतलब होता है कि ऊपर चारों विकल्प अलग हैं तो मतलब वो सारी चीजें जो है अलग अलग हम लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27, किसका सबसे व्यापक क्षेत्र है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, किसका सबसे व्यापक क्षेत्र है? तो दोस्तों याद रखिएगा मनोविज्ञान का सबसे व्यापक क्षेत्र है। आंसर जाएगा बी के साथ। आगे बढ़ेंगे 28, विद्यालयों में खेल कूद करना कैसा है? समय का दुरुपयोग करना है, खाली समय का सदुपयोग करना है क्या, छात्रों को व्यस्त रखने का साधन है, या फिर इनमें से कोई नहीं? हम आसानी से कह सकते हैं कि विद्यालयों में खेल कूद जो करना है दोस्तों वो हम ये कह सकते हैं कि खाली समय का सदुपयोग। देखिए क्यों लगाया ऑप्शन बी? दुरुपयोग निगेटिव है, व्यस्त रखना ऑलरेडी हमारा निगेटिव है, सदुपयोग का मतलब है कि जो खाली समय मिल रहा है इससे बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास भी हो जाएगा और उस बचे हुए टाइम का प्रयोग भी हो जाएगा, इसलिए सदुपयोग वर्ड यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, किस विधि द्वारा शिक्षक को अपने विषय, यहां पर कह रहा है शिक्षक की अपने विषय ज्ञान में सर्वाधिक वृद्धि होती है। याद रखिएगा किस विधि द्वारा शिक्षक को अपने विषय ज्ञान में सर्वाधिक वृद्धि होती है, तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि ऑप्शंस क्या कह रहे हैं? विषय की विशेषता पर लेख लिखने से, अपने विषय पर किताब लिखने से, छात्रों को ट्यूशन देने से। तो ट्यूशन का मतलब है निगेटिव है, अपने विषय ज्ञान में, अपने विषय ज्ञान में तो मतलब है अपने विषय पर किताब लिख दीजिएगा। यहां पर सबसे सटीक आंसर है। अच्छा सी तो एकदम से ऑलरेडी गलत था, मैंने ए क्यों नहीं मारा? विषय की विशेषता पर लेख लिखने, जरूरी नहीं है विषय की विशेषता। पहले से क्वेश्चन कह रहा है सर्वाधिक वृद्धि होती है उसके टीचर का, जो उसका अपना सब्जेक्ट है। तो अपने सब्जेक्ट के विषय में अगर वो टीचर जो है किताब लिख देगा, जैसे मैं साइकोलॉजी का टीचर हूं तो मेरे को अगर और अच्छा ज्ञान चाहिए तो मैं एक मार्केट में किताब निकालूंगा, और मैं उस मार्केट में जब किताब निकालूंगा तो मैं उस पर बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करूंगा जिससे एक एक वर्ड कहीं ना कहीं कोई मिस ना हो। और वो जब मैं लिखूंगा, अध्ययन करूंगा, 2 साल लगेंगे, 1 साल लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, तो मतलब क्या होगा? उस किताब पर मेरा पूरा फोकस होगा और मेरा ज्ञान स्थायी हो जाएगा। प्रश्नों की संख्या पूरे 35 है, 6 क्वेश्चन बचे हैं लास्ट के, जवाब दीजिएगा। सामान्य बालकों के व्यवहार का एक गुण होता है, जरा जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा? बहुत सुंदर प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, देखिए असामान्य होता है तो तुरंत गलत हो जाएगा। शिक्षक के लिए सिरदर्द होता है, निगेटिव है। समाज की जो है प्रतिकूलता, ये प्रतिकूल निगेटिव है। हमारा आंसर जाएगा ए के साथ। समाज द्वारा स्थापित जो मान्यताएं हैं, यहां पर मान्य विधिताएं हैं, उसके अनुकूल होता है। सिंपल सी बात है, अनुकूल लूंगा या प्रतिकूल? तो आप कहोगे सर अनुकूल लूंगा। सब्सक्राइब करने के लिए दिल से धन्यवाद हर शेर हर शेरनी का। और क्वेश्चन नंबर 31 से 35 तक चलेंगे और वीडियो को समाप्त करेंगे। रात्रि 8 बजे आपको मिलेगी गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी पर क्या है लाइव क्लास। बालक का आयु वर्ग जिसमें सोच विचार क्षमता शुरू हो जाती है वह कौन सा है? जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, सोच विचार शुरू हो जाती है। शुरू होने का मतलब पूरी तरीके से डेवलप नहीं, शुरू हो जाती है। तो इस क्वेश्चन को कई बच्चों ने गलत किया है। ये लिखा है 2.5 से, यानी 2.5 साल से 3 साल के बच्चों के बीच में यह जो है सोच विचार, बच्चा सोचने लगता है, थोड़ी थोड़ी चीजें सोचने लगता है ना। इसका नाम, जैसे अगर मैं पूछ दूं कि उसका नाम क्या है तो आपने बताया होगा, 2 साल का बच्चा होगा कि ये मम्मी है ना, तो वो सोचेगा थोड़ा सा और कहेगा मम्मी है ना। पूरा नहीं बोल पा रहा लेकिन फिर भी बोलने की कोशिश करेगा। ऑप्शन नंबर जाएगा सेकंड के साथ। आगे बढ़ेंगे 32, शिक्षक के लिए पाठ्य योजना बनाना आवश्यक है। शिक्षक के लिए पाठ्य योजना बनाना दोस्तों क्यों आवश्यक है? जरा जवाब दीजिएगा। तो यहां पर दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देना है फटाफट। छात्रों में रुचि बनाए रखने के लिए, छात्रों को व्यस्त रखने के लिए,
अनुदेशन उद्देश्य की प्राप्ति। सबसे बेस्ट आंसर है कि जब हम पाठ योजना बना रहे होते हैं तो मुझे ये पता होना चाहिए कि उसका उद्देश्य क्या है, यह किसके उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है, इसका उद्देश्य जो है वो क्या पूरी तरीके से सफल हो रहा है या नहीं हो रहा है जो मैं बना रहा हूं। इसलिए राइट आंसर जाएगा 3 के साथ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक विकार नहीं है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। व्यवहारिक विकार नहीं है। मनस्त व्यवहारिक विकार है, शरीर से संबंधित है। भ्रम बिल्कुल है। पलायन हम कह सकते हैं, ये तीनों हैं। लेकिन असफलता तो एक व्यक्तिक जो है सफलता है। ये चीजें हमें नहीं पता होती हैं, एकदम से क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। आगे बढ़ेंगे 34 नंबर में। प्रश्न कह रहा है कि बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम होता है। जरा जवाब दीजिएगा। तो हम ये कह सकते हैं, अरे ये बताओ स्किनर किसके लिए जाने जाते हैं। तो आप कहोगे सर स्किनर ने इस पर प्रयोग किया है। आप कहोगे सर चूहे पर प्रयोग कर लिया है क्या। मुझे नहीं पता आप किस पर जानते हो, मैंने तो पढ़ा दिया, आप जल्दी से बताओ। लेकिन आप एक चीज़ तो जानते होगे यार कि स्किनर ने पुनर्वलन को यूज किया है। पुनर्वलन के जनक कहे जाते हैं मिस्टर क्लार्क हल। लेकिन यूज करने वाला कौन है भैया, सिंपल सी बात है, स्किनर में पुनर्वलन आता है। तो मैं ऑप्शन नंबर 3 लगा। ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें